तो देखिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे उसमें ये बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है और कैसे बैलेंस इक्वेशन हमें केमिकल रिएक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन देती है। इसके साथ ही साथ रस्टिंग और कोरोजन के बारे में भी लास्ट में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये समझने के लिए कि केमिकल रिएक्शन असल में होती क्या है। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा लिखा हुआ है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चौथा है रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स सच एज तवा, पैन और नेल्स एटसेट्रा स्पेशली इन रेनी सीजन, फिफ्थ है सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर, सिक्स्थ है बर्निंग ऑफ कोक इन एयर और सेवेंथ है टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट एप्पल इन एयर। आपने ये सभी चीजें अपनी डेली लाइफ में देखी होंगी। बर्फ को पिघलते हुए देखा है, पानी को भाप बनते हुए देखा है, वेपोराइजेशन जब कपड़े सुखाते हैं तो इवेपोरेशन हो जाता है। शुगर चीनी को पानी में मिलाया भी है। रस्टिंग यानी जंग लगना, जंग लगते हुए भी आपने देखा है। ठीक है, रस्टिंग जितने भी लोहे की चीजें होती हैं जैसे तवा हो गया, हमारा पैन हो गया, नेल्स यानी कील हो गई, बरसात के सीजन में इनमें जंग लग जाती है लोहे की चीजों में, तो ये भी देखा है आपने। मिल्क जो है वो अगर आप दूध को लीजिए और उसको जो है गर्म ना कीजिए और ऐसे रख दीजिए गर्मियों में तो थोड़ी देर बाद वो खट्टा हो जाता है, यानी कि दूध फटने सा लगता है। तो सोरिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ कोक, कोक यानी कोयला, कोयला टाइप की चीज है। बेसिकली कोक और कोयले में फर्क है, बट हम यहाँ कोक कह रहे हैं, कोयले को ही समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि प्योर कार्बन है। कार्बन जब बर्न होती है एयर में, यानी कोई भी कार्बन की चीजें जलती हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो बर्निंग ऑफ कोक, टर्निंग ब्राउन ऑफ एप्पल, कभी आपने देखा हो आलू कट करके रखा हो या सेब कट करके रखा हो, थोड़ी देर बाद वो ब्राउन भूरा भूरा हो जाता है, जहां जहां से कटा होता है वहां भूरा भूरा हो जाता है, देखा है। ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। अगर आप इनमें से गौर करिए तो ऊपर के तीन जो एग्जांपल हैं इसमें क्या हो रहा है। ऊपर के तीन एग्जांपल्स में सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? सभी को आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स कर दो बेटा। यस सर। ठीक है। तो ऊपर के तीन एग्जांपल्स में क्या हो रहा है अगर आप गौर से देखिए तो सिर्फ क्या हो रहा है, बर्फ जो है वो पानी में ही तो बदल रहा है, पिघल ही तो रहा है। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, पानी भाप में ही तो बदल रहा है, सिंपल सी बात है, पानी भाप में ही तो बदल रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, पानी में चीनी घोली जा रही है, सिंपल यही तो काम हो रहा है। क्या इन तीनों में, ऊपर वाले तीन रिएक्शंस में, क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी चेंज होता हुआ, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है क्या? अगर बर्फ है, ठीक है, और वो वाटर में बदल रही है, भैया केमिकल फॉर्मूला वाटर का भी होता है H2O और ये भी होता है H2O, तो कोई नया कंपाउंड या केमिकल बना क्या? वही तो केमिकल था, सिंपल सी बात है, वही तो केमिकल था। ऐसे ही इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अब वाटर है वो वेपर में बदल गया, जब पानी भाप में बदल रहा है तो भैया ये भी तो एक ही चीज है ना? कोई नया सब्सटेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पानी में चीनी घोली जा रही है, पानी में चीनी घोल रहे हैं, पानी अलग है चीनी अलग है। चीनी क्या होता है, पानी के बीच बीच में जहां जहां जगह होगी वहां चीनी बैठ जाएगी जाके। तो शुगर जो है, शुगर के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में चले जाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। वही शुगर हमें जहां जहां पे हम सिप करते जाते हैं मीठी लगती रहती है, पानी जब पीते हैं या जो भी ऐसा पानी पिएंगे जिसमें शुगर मिली होगी तो मीठा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें शुगर मिली हुई है, कोई नया कंपाउंड नहीं बना। तो इन तीन रिएक्शन में कोई भी नया एलिमेंट या कंपाउंड नहीं बन रहा, सिंपल सी बात है। इनकी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि एक वाटर से वेपर में, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है। ये फिजिकल चेंज है। ऐसे चेंज जिसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, ऐसे चेंज जिनमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, ऐसे चेंज को क्या कहते हैं हम? फिजिकल चेंज कहते हैं।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहां, अगर आप रस्टिंग यानी कि जंग लगे हुई चीजों को देखो तो लोहा जो होता है, लोहे का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है, ग्रेइश ब्लैक ग्रेइश करके कलर होता है उसका, लोहे का, आयरन का। आप जब जाइए कभी लोहे की दुकान पे और जब वो लोहे को कट करता है तो अंदर से जो कलर निकलता है तो उसका ये उसका पर्टिकुलर कलर है, ठीक, ग्रेइश ब्लैक करके उसका कलर होता है। लेकिन रस्ट यानी कि जंग का कलर कैसा हो जाता है? जंग किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की हो जाती है ना। और कभी आपने देखा हो दरवाजों पे या खिड़कियों पे अगर जंग लगने लगती है तो धीरे धीरे वो पपड़ियां बन बन के छुट छुट के गिरने लगती है, ठीक है, वो अलग होने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां एक कोई नया कंपाउंड बना होगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ने ऑक्सीजन के साथ में जाके रिएक्शन करा और आयरन ऑक्साइड बन गया, उसे रस्टिंग, रस्ट कह रहे हैं, और ये प्रोसेस रस्टिंग कहला रहा है। और ये रेनी सीजन में होता है। आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे कि रस्ट बनने के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि ये ऐसा होता है। मिल्क की बात करिए, दूध, हमने आपको पढ़ाया था मिल्क में, ठीक है, मिल्क में शुगर होती है लैक्टोज और मिल्क में प्रोटीन होती है केसीन। तो मिल्क की जो शुगर है उसको ये कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड वगैरह में, और लैक्टिक एसिड अगर बन रहा है तो भाई साहब वही खट्टापन दे रहा है, सोरिंग, ठीक। तो दूध जो है वो फटने लगता है, या उसमें कभी हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो दूध से दही बन जाता है। तो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया ना। दूध की प्रॉपर्टी अलग थी और दही की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, तो केमिकल चेंज हो गया ना, पूरा केमिकल नया बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कोक यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भैया, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, मिलकर इन्होंने नया कंपाउंड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और यहां पे अगर बात करो तो जो फ्रेशली कट एप्पल या बाकी चीजें जो ब्राउन हो जा रही हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, उनमें भी अंदर आयरन होता है, और आयरन जो है वो आसपास की एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है और वो ब्राउन कलर देता है, ठीक है। इसीलिए सेब को कट करके ऐसे खुला नहीं छोड़ देते कि भैया रखा हुआ है, वो तो ब्राउन हो जाएगा, खराब सा लगने लगेगा, ठीक। तो इन सब में नीचे की 4 रिएक्शन को अगर आप देखें तो नीचे की 4 रिएक्शन में एक नया कंपाउंड बन जा रहा है, एक नई चीज बन रही है, यानी कि किसी चीज से, किसी पुरानी चीज से एक नई चीज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, एक नया एलिमेंट या नया कंपाउंड बन रहा है। एलिमेंट्स तो वही थे, वो मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे थे। जैसे यहाँ आपने देखा कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स थे, इन दोनों ने मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर इस तरीके का काम हो रहा है जिसमें नए केमिकल्स बन रहे हैं, उस तरीके के चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे 2 तरीके के चेंज आपने देखे, एक तो देखा फिजिकल चेंज और दूसरा देखा केमिकल चेंज, ठीक। यानी कि 2 तरीके की रिएक्शंस हो गई, एक तो फिजिकल चेंज हो गया और दूसरा हो गया केमिकल चेंज। हमें फिजिकल चेंज से कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल चेंज से हमारा कोई भी वास्ता यहां नहीं रहेगा। हम सीधा का सीधा फोकस करेंगे, सॉरी फिजिकल चेंज के ऊपर कोई वास्ता नहीं है, केमिकल चेंज के ऊपर है, क्योंकि हमारी चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमने इसलिए बताया ताकि आपको पहले पता चल जाए कि हम चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं। तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा फिजिकल चेंज, हेडिंग डाल लीजिएगा फिजिकल चेंज और लिखिएगा, हाँ बेटा है, हाँ बेटा बोलो। लिखिएगा द प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस, द प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, no new chemical substances are formed are called physical change। तो आपको ये पता चल गया कि वो प्रोसेस जिसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है उन्हें फिजिकल चेंज कह रहे हैं। एग्जाम्पल में ये तीनों लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में ये तीनों लिख लीजिएगा, शुरुआत के 3।
अब बेटा बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो हेडिंग डाल लीजिएगा केमिकल चेंज। अब हेडिंग डाल लीजिएगा केमिकल चेंज और लिखिएगा द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस lose their the process in which the original substances lose their nature and identity and form new chemical substances with different properties are called chemical change। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि जो पुराने सब्सटेंस थे उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को खो के एक नई प्रॉपर्टी गेन कर ली और नए सब्सटेंस बना दिए। इस तरीके का चेंज कहला रहा है केमिकल चेंज। इसी में आगे लिखिएगा द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की भी डेफिनेशन आपको पता चल गई कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ऐसे प्रोसेसेस जिसमें केमिकल चेंज हो जाए वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। नीचे के ये 4 लिख लीजिएगा, इसके अलावा और भी हैं कुछ एग्जांपल, वो भी हम बता रहे हैं। पहले ये नीचे के 4 लिख लीजिएगा एग्जांपल में। तो ये कुछ और हैं, 12 तक ये और लिख लीजिए। कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। अभी इनके बारे में भी बात बता रहे हैं, पहले इनको लिख लीजिए फिर हम समझाएं आगे। देखिए कुकिंग ऑफ फूड में आप क्या करते हो, जब आप खाना बनाते हो तो सब्सटेंसेस को मिलाते हो और सब्सटेंस मिला के कोई नई रेसिपी बना रहे होते हो। और जो नई रेसिपी है भैया, वो जो नई रेसिपी है वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग केमिकल्स अंदर रिएक्ट कर गए होते हैं और वो बिल्कुल अलग होती है अपने पुराने वाले कंटेंट से। ऐसे ही डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, हम लोग खाते हैं बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स और वो धीरे धीरे रिएक्शन के थ्रू टूटते चले जाते हैं और वो माइक्रोमोलिक्यूल्स, कल ही हमने आपको बताया था डाइजेशन का पूरा प्रोसेस खत्म किया था कल हमने, और उसमें बताया था कि भैया सुक्रोज जो है वो कैसे बदल जाएगा आगे और कैसे स्टार्च जो है वो माल्टोज में और माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है। ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है पूरा, ये सब बता चुके थे डाइजेशन में। रेस्पिरेशन में भी ऐसा ही होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आपको लाइफ प्रोसेसेस के दूसरे पार्ट यानी कि रेस्पिरेशन में मिलेगा, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि भैया देखिए आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई और ये 2 नए चीजें बन गई। ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ऐसे ही फर्मेंटेशन जैसे आपने सुना होगा, जो कच्ची शराब बनती है, नाम सुना होगा कच्ची शराब जहां थी उसके सेवन से इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, अखबार में न्यूज वगैरह देखी होगी। तो जो कच्ची शराब होती है वो कैसे बनती है, वो बेसिकली अंगूर या फलों को सड़ा के बनती है, या क्या करते हैं जौ से बन जाती है, या क्या होता है आपका गन्ने का जो रस होता है उससे बन जाती है। बेसिकली एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन कहलाता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। उसमें ऐसा मिलाया गया जाता है कि लोग मर जाते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो शराब पीते हैं, मतलब जो अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते हैं, उस अल्कोहल में एक सर्टेन क्वांटिटी होती है और उसके ऊपर क्या होता है कि जब शराब बन रही होती है तो उसमें एक परसेंटेज के बाद बैक्टीरिया वगैरह और भी एक्ट करने लगते हैं, कुछ और हार्मफुल केमिकल्स बनने लगते हैं। हम लोग डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू बिल्कुल प्योर वाली बनाते हैं, वो जो अंग्रेजी शराब जिसे कहते हैं, वो क्या होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके उसमें प्योर C2H5OH यानी एथाइल अल्कोहल का यूज करके हम बनाते हैं।
ठीक, वहां हम डिस्टिलेशन का कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, सीधा उठाया और बनाई और छाना और चालू। ठीक, वो इस तरीके से उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, कुछ हार्मफुल केमिकल्स और आ जाते हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट में उसको कंज्यूम करने पे डेथ भी हो सकती है। अच्छा, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स की बात करें, कभी आप लोगों ने अगर मोमबत्ती जलाई हो तो मोमबत्ती जलाते हैं और हम लोगों के बचपन की एक बड़ी एक क्वालिटी है कि हम लोग जब मोमबत्ती जल जाती तो नीचे के मोम को इकट्ठा करते रहते हैं। ये करते थे अक्सर बचपन में। क्या होता है, उस मोम से फिर हम दूसरी मोमबत्ती बनाने की सोचते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो मोमबत्ती इतनी बड़ी थी जिसको हमने जलाया और मोम लास्ट में जो बचता है वो इतना सा होता है। ये वैक्स कहां चला गया भाई? अगर वैक्स जल गया है तो वो गया कहां? तो जल के ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो वैक्स होता है, कैंडल वैक्स। तो ये जल गया, जो चीज थी वो अब खत्म हो गई, यानी केमिकल चेंज हो गया। ऐसे ही आपने बाइक में पेट्रोल वगैरह डलाते हैं, ठीक है, केरोसिन ऑयल, तो बाइक में जो पेट्रोल डला रहे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है वो पेट्रोल जलना शुरू हो जाता है। तो जलते 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 वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी केमिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं, ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं और ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, एक आध एक्सपेरिमेंट्स पहले देखेंगे और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। लेकिन यहां आपने कुछ चीजें देखी। क्या देखा? आपने देखा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो बदल के किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाए, है ना? कोई तो चीज होगी जो दूसरी चीज में बदलेगी। तो जो चीज दूसरी चीज में बदल रही है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो नई चीज बन रही है वो है प्रोडक्ट। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। ठीक, यानी कि अगर आप कोक वाला एग्जांपल लीजिए तो कोक क्या थी? कार्बन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों रिएक्टेंट थे और रिएक्टेंट ने रिएक्शन करी और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? आपका प्रोडक्ट हुआ और ये दोनों क्या हुए? रिएक्टेंट हुए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, तो अब एक हेडिंग डाल लीजिएगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हेडिंग डाल लीजिएगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, लिखिएगा, द केमिकल सब्सटेंस टेकन, द केमिकल सब्सटेंस or substances, the chemical substances taken originally are called reactants. The chemical substances taken originally are called reactants. And the new chemical substances formed are called products. एग्जाम्पल लिखिएगा, ये रिएक्शन बना लीजिएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा, ये रिएक्शन बना लीजिएगा। ये रिएक्शन बना लीजिएगा और इसके नीचे जैसे लिखा है इसी सीक्वेंस में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा? यहां हमने ये देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए और बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मत लिखिएगा, लेकिन समझाएंगे हम इससे भी। यहां बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हुआ? ये दोनों एटम्स जो थे वो अपने सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़ गए या रीअरेंज हो गए। ये सारे एटम्स क्या हुए? रीअरेंज हो गए और रीअरेंज होके एक नया एलिमेंट या कंपाउंड बना दिया। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, अगर इस रिएक्शन में, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन थी, हमने लिखी थी, इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखिए तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर इनके एटम्स को देखिए तो एटम्स देखिएगा, 6 कार्बन के एटम यहां है, 6 कार्बन के एटम यहां है, ऑक्सीजन के एटम यहां 6 और 2, 6 और 12। ठीक है,
6 और 12, 18 ऑक्सीजन यहां है, यहां देखिए 12 और 6, 18 ऑक्सीजन यहां है। हाइड्रोजन देखिए तो 12 हाइड्रोजन यहां है और 12 ही हाइड्रोजन यहां भी है। यानी कि क्या हुआ, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में एटम्स नहीं बदल रहे हैं। अगर आप गौर से देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई नया एटम तो नहीं जुड़ा। इस पूरी कथा में आपने ये देखा कि नया कंपाउंड तो बन जाता है, एटम वही रहते हैं। देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यहां भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा कोई नया एलिमेंट है या कोई नया एटम है, बताइए? नहीं है ना। इट मींस आप अगर देखिए यहां क्या कैल्शियम जुड़ रहा है, क्या यहां कहीं कैल्शियम आ गया? नहीं। ऊपर वाले में कहीं कैल्शियम नहीं आया। क्या नीचे कोई कैल्शियम आया? नहीं, कोई कैल्शियम नहीं आया। क्या ऊपर कोई हाइड्रोजन आया? नहीं। जब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन नहीं था तो कहां से आ जाएगा? तो इसका मतलब क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। सिर्फ एटम्स क्या करते हैं, वो रीअरेंज हो जाते हैं। इधर से उधर जुड़ गया, उधर वाला इधर जुड़ गया, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। इसको स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अ केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स A chemical reaction simply involves rearrangement of atoms. A chemical reaction simply involves rearrangement of atoms. तो देखिए चैप्टर में अब हम आगे प्रोसीड करेंगे कुछ पहले एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये बताएंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लेकिन पहले आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस हम दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी अपनी जो है उसको खोल लीजिएगा। उसके फर्स्ट पेज के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है मैग्नीशियम रिबन वाला। हम उस एक्टिविटी को यहाँ पे बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले आप सबसे पहले वो खोल लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, यानी एयर में मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने जा रहे हैं। आपको डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले उन्होंने मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, Mg पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसका हमने एक रिबन लिया और उस रिबन को क्या किया हमने, सबसे पहले सैंड पेपर से घिस लिया। सबसे पहले क्या करा हमने, सैंड पेपर से इसे साफ कर लिया, दोनों तरफ से इस रिबन को साफ कर लिया। पतला सा रिबन है मैग्नीशियम का, उसे सैंड पेपर से हमने साफ कर लिया। अब क्वेश्चन आया कि भैया सैंड पेपर क्यों, सैंड पेपर का यूज क्यों कर रहे हैं, इस बात को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। बता दे रहे हैं मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है और मेटल जो है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करते रहते हैं। तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक लेयर बना दी है और वो जो रिएक्शन लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की पूरी लेयर है, उस लेयर को हमें हटाना पड़ेगा। अगर हमें प्योर मैग्नीशियम चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसे घिस देते हैं, सैंड पेपर से घिस देते हैं। सैंड पेपर मतलब रेगमाल से घिस दिया हमने इसे और घिसने के बाद हमें पूरा अब प्योर मैग्नीशियम मिल गया। ठीक, अब हमने क्या करा, अब हमने इसके नीचे एक कैंडल को या बंसन बर्नर को हमने रख दिया जिसके ऊपर ये बर्न करेगा, जलेगा। और नीचे एक पेट्री डिश रख दी। उस पेट्री डिश में हमने देखा कि इसकी जितनी भी जो भी इसका जो बारीक बारीक सा व्हाइट कलर का सब्सटेंसेस यहां पे इकट्ठे होने लगे। ठीक, ये जली हुई इसकी राख है ना। ये जो ऐश है ये मैग्नीशियम रिबन की ऐश है। ठीक, उस ऐश को जब हमने देखा तो पता ये चला ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्लियर है, सभी को क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ या नहीं? फिर से बता दे रहे हैं। देखिए पहले आप ये भूल जाइएगा जो हमने बताया, पहले ये समझिए मैग्नीशियम रिबन लिया और मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के हमने बंसन बर्नर के ऊपर रख दिया। बंसन बर्नर एक बर्नर है, लेबोरेटरी में छोटा सा एक लैंप टाइप का होता है, उसमें से आग निकलती रहती है, उसके ऊपर हमने रख दिया। और क्या हुआ, जब वो जलने लगा तो जली हुई जो राख नीचे गिर रही है उसको हमने एक
ग्लास के इस पेट्री डिश में इकट्ठा कर लिया। ठीक, ये जो राख है ये बेसिकली क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। समझ में आ गई बात? ठीक, अब इसमें इससे पहले एक काम हमने और करा था, मैग्नीशियम के रिबन को हमने घिसा था सैंड पेपर से। मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से इसलिए हमने साफ करा था क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो काफी दिन रखने पे क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्शन कर जाता है और उस रिएक्शन की वजह से इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी हुई होती है, ये ऑक्साइड होता है इसका। तो ऑक्साइड को हटाने के लिए हमने क्या करा, सैंड पेपर से इसे घिस दिया, तो अंदर से हमें प्योर मैग्नीशियम मिल गया। समझ में आ गई? और फिर उसको हमने जला लिया, और जलाने के बाद ये जो ऐश थी इसको देखा तो ये बचा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में हुआ ये कि ये जो मैग्नीशियम था इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, यानी Mg था, इसने O के साथ में रिएक्शन करी और बन गया MgO2, MgO। अब देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 इधर लगा दिया, 2 इधर हो गया MgO। ठीक, तो ये क्या बने, ये हमारे हैं रिएक्टेंट्स, और ये भाई साहब कौन है, ये है प्रोडक्ट। ठीक, सबसे पहली चीज आपने कहा, इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, MgO बना दे रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी कि नया प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक, कोई नया सब्सटेंस बन सकता है, किसी रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस बन सकता है। एक और एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं अब, वो एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। देखिए, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अब रिएक्शन कराने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्या होता है। तो पहली रिएक्शन तो हो गई है, इसलिए इसे हटाए दे रहे हैं, दूसरी रिएक्शन पे आ जाते हैं। देखिए क्या हुआ, हमने लेड दो टेस्ट ट्यूब ली, एक में लेड नाइट्रेट लिया, एक में पोटेशियम आयोडाइड लिया। ठीक, एक में लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। क्या करा हमने, पोटेशियम आयोडाइड को उठाया, लेड नाइट्रेट के वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड को उठाया और लेड नाइट्रेट वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। डालने पे दोनों रिएक्शन करेंगे, यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करेंगे। क्या बना, पता ये चला कि यहां येलो कलर का एक सब्सटेंस, गाढ़ा गाढ़ा सा सब्सटेंस येलो कलर का बन गया, इसे येलो PPT लिखते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाता है। देखिए जब कभी सॉलिड कुछ बन जाए, रिएक्शन हो दो लिक्विड की और एक सॉलिड बन जाए, या एक लिक्विड और एक गैस की और एक सॉलिड बन जाए, तो वो सॉलिड क्या है, वो सॉलिड है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेट बना ये क्या होता है, और जो बाकी बचा अंदर लिक्विड वो क्या होता है। तो देखिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन हुई तो बना लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, ये देखा गया कि ये कलरलेस था, ये कैसा था, कलरलेस, ये भी कलरलेस था। लेकिन भाई साहब लेड आयोडाइड येलो कलर का मिला, तो येलो PPT जो बना है वो कौन है, वो है लेड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट ये कलरलेस है। समझ में आई बात या नहीं? पोटेशियम आयोडाइड क्या है,
पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस है। समझ में आया कुछ समझ में आया? देखिए हम बता रहे हैं, ये थे रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या थे? रिएक्टेंट्स थे। और रिएक्टेंट्स ने जब रिएक्शन करी तो रीअरेंज हो गए एटम्स और बन गया प्रोडक्ट। ये दो प्रोडक्ट बन गए। ये भी दोनों केमिकल सब्सटेंस है। और ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बने? पोटेशियम नाइट्रेट लिक्विड है, उसमें लेड आयोडाइड जो है वो जगह जगह पे बिखरा। जैसे दूध नहीं फट जाता है कभी, तो जब दूध फट जाता है तो सॉलिड सॉलिड सा अलग अलग से दिख रहा होता है वो, है ना? तो वो जो है बिल्कुल वैसे यहां येलो कलर का सॉलिड सॉलिड दिखेगा। ये येलो कलर का पीपीटी हो गया। और लेड जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो लिक्विड होगा। जैसे दूध में पानी होता है और उसमें जो है वो दूध, फटा हुआ दूध जो है वो तैर रहा होता है। बिल्कुल वैसे समझ सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? लेड आयोडाइड PbI3। ठीक है, तो लेड आयोडाइड हो गया। और ये क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे ये रिएक्शन देखेंगे हम लोग, इस रिएक्शन को आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्ड इक्वेशन के ऊपर जा रहे हैं। और ये वर्ड इक्वेशन आपको समझ में आ गई। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। वो बात क्या है? पहली में तो हमने ये देखा कि एक नया सब्सटेंस बना। दूसरी में हमने ये देखा कि नया सब्सटेंस भी बना और कलर भी चेंज हुआ। कलर भी चेंज हो गया। देखिए येलो कलर भी मिला हमें, यहां कलरलेस था और कलरलेस से एक कलर भी मिल गया। चाहिएगा तो इसको लिख लीजिएगा। अब तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। हो गया? समझ आया? देखो पहले में बर्निंग में क्या हो रहा था? हम बर्न कर रहे थे और बर्न करने के बाद हमें ऐश मिल रही थी। और ऐश जो थी वो एक नया सब्सटेंस था। यहां क्या हुआ? यहां रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस जो बना उसमें क्या हुआ? कलर भी चेंज हुआ। नए सब्सटेंस के साथ साथ क्या हुआ? कलर भी चेंज हुआ। ठीक, अब हम लोग तीसरा एक्सपेरिमेंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन को देखिएगा। हमने एक फ्लास्क लिया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया? हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें जिंक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाल दिए। जिंक एक मेटल होता है, याद रखिएगा, जिंक एक मेटल। और ऊपर हमने क्या करा? ऊपर एक कॉर्क लगा दी और उस कॉर्क में एक छेद करके हमने एक ट्यूब लगा दी। ठीक, अब हमने रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। अब रिएक्शन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो देखिए हुआ क्या? हुआ ये कि जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करी। और रिएक्शन करके क्या बनाया? बनाया यहां जिंक सल्फाइड और यहां बनाया जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। दोनों तरफ हाइड्रोजन गैस निकली। इसकी जो रिएक्शन है इसको हम ऊपर रिएक्शन लिख के दे रहे हैं। देखिए ऐसे Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। और इसको नीचे लिख के दे रहे हैं Zn प्लस HCl 2HCl gives ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, क्लियर है? दोनों में जरा आप गौर से देखिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो,
दोनों में ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है, दोनों में ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस बात का पता कैसे लगाएं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस बात का पता कैसे लगाएं? जैसे हमने आपको प्लांट्स में बताया था, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो प्लांट्स में बताया था ऑक्सीजन गैस निकल रही है। इस बात का पता कैसे लगाते थे? हम ऑक्सीजन गैस का पता लगाते थे, उसके पास कोई भी जलती हुई चीज ले जाते थे, और जलती हुई चीज तेजी से अगर और जलने लगे तो पता चल जाता है भैया यहाँ ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है जलने में, ठीक है, वो प्रमोट कर देती है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस है यहां पे, इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन का टेस्ट करा जाता है। कैसे? देखिएगा, यहां पे हमने इसीलिए ये ट्यूब लगाई हुई है, इस ट्यूब के पास में हम कोई भी जलती हुई चीज लेके आएंगे, कोई भी जलती हुई चीज लेके आएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप कैंडल ही लेके आए, जो कैंडल है वो जब हाइड्रोजन गैस के पास पहुंचेगी तो हाइड्रोजन बहुत ही तेज जलने वाली गैस है, सबसे हल्की गैस है, दुनिया में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, और जलती बहुत तेज है। इसीलिए हाइड्रोजन का यूज इन जनरल करते नहीं है, इसके बाद हीलियम आती है उसका यूज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस जलती बहुत तेज है, और तेज जलती है, और किस साउंड, और साउंड निकलता है पॉप साउंड। तो जलने पे इसके पॉप साउंड निकलता है, बहुत तेजी से पॉप साउंड के साथ में ये जलती है। अगर पॉप साउंड के साथ में ये जलने लगे, कोई भी जलती हुई चीज लेके आए और कैसा साउंड आने लगे? पॉप साउंड आने लगे और तेज जलने लगे, तो क्या पता लग जाएगा वहां क्या है? हाइड्रोजन गैस है। वहां क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है? अब देखिए, हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े, और 3 एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमने पढ़ा, फिर से एक बार देखते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में हमने जलाया था, ऐश बनी थी, ऐश एक नया कंपाउंड था, हमने कहा रिएक्शन हो गई एटमॉस्फेरिक एयर से, और यहां रिएक्शन करी हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, तो हमने कहा कि 2 नए सब्सटेंसेस बने, साथ ही साथ हमने कलर चेंज भी देखा। हमने कहा कलर चेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है और कलर चेंज हो जाता है। यहां हमने देखा कि गैस भी बन जाती है भैया, कभी कभी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, यानी कोई और गैस भी बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, हाइड्रोजन बन सकती है, कोई भी गैस है, वो गैस का भी प्रोडक्शन हो सकता है। साथ ही साथ एक और एक्सपेरिमेंट यहां पे करके देखा कि ये जो शीशे का फ्लास्क था, इस फ्लास्क में हमने जाके हल्के से हाथ लगा के भी देखा। जब हमने इस फ्लास्क में हाथ लगाया तो हमें बाहर गरम गरम महसूस हुआ। हमें कैसा लगा? फ्लास्क गरम गरम महसूस हुआ। इसका मतलब क्या है? हीट भी बाहर निकल रही थी। इस रिएक्शन में क्या हो रहा था? हीट भी बाहर निकल रही थी। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन में हीट या तो बाहर निकल सकती है या बाहर से अंदर खींची जा सकती, कंज्यूम की जा सकती है। कंज्यूम वाला हम एक्सपेरिमेंट बाद में बताएंगे, पहले आपको हीट निकलने वाला ही बता दिया। तो इस तरीके से हमने देखा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ खास चीजें हो रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना? तो क्या क्या हो सकता है? तो हेडिंग डाल लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये लिख लिया है बेटा? ये वाला लिख लिया पूरा? तो यहां पे आज के लिए बस इतना ही हम रख रहे हैं इस क्लास में, बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, किसी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इन्हीं एग्जांपल्स के आगे की हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें और होती हैं। तब तक के लिए आप इसको पूरा रिवाइज करके रखें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम का हमारा चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको बहुत सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में या क्वेश्चंस की, क्विज की फॉर्म में मिलता रहेगा। टेलीग्राम के चैनल को आप कैसे सर्च करेंगे? आप टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे और वहां पे सर्च करेंगे बायोलॉजी बाय आसिम सर। आप वहां ये सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। आप वहां पे उसको जाके सब्सक्राइब कर ले मेरे टेलीग्राम के चैनल को, और वहां आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको क्विजेस भी मिलती रहेंगी, क्वेश्चंस प्रॉपर वे में चलते रहेंगे। हैव अ नाइस डे।